हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई। द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं यमुना प्रदूषण रिपोर्ट, नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध, अभियोग जांच रिपोर्ट को चुनौती। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो है यमुना का जो प्रदूषण स्तर है वह बिगड़ गया है और जो बैक्टीरिया का स्तर है वह जो सुरक्षित सीमा है उससे 4 गुना अधिक जो है वो दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट जो आई है यह क्या कहती है हम जो है इसे डिस्कस करेंगे। जो यमुना नदी है उसका प्रदूषण जो स्तर है उसमें वृद्धि हुई है, जैसा कि जो दिल्ली की प्रदूषण नियंत्रण समिति है DPCC उसकी एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो यमुना है उसमें फीकल कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसका स्तर और भी जो है वो बढ़ गया है। और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यानी कि जो CPCB है उसके द्वारा निर्धारित सुरक्षा सीमा जो है 2500 एमपीएन पर 100 ml से लगभग 4000 गुना अधिक है। विशेष रूप से जो ITO ब्रिज है वहाँ पर इसका स्तर जो है वो 92 लाख एमपीएन पर 100 ml दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट जो है यह बताती है कि जून की तुलना में जो है जुलाई में नदी की जो गुणवत्ता है और भी खराब हुई है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन जो मांग है उसका स्तर जो है वो पला में 8 mg पर लीटर है, जो कि सुरक्षित सीमा से 3 mg पर लीटर से अधिक है। और ITO पर जो है यह 70 mg पर लीटर तक पहुंच गया है। जो घुलित ऑक्सीजन है यानी कि जो DO है उसका स्तर भी कई स्थानों पर शून्य के करीब है, जिससे जो जलीय जीवन है उनके लिए भी नदी लगभग जो है वो निर्जन हो गई है। प्रदूषण का अगर मुख्य कारण देखें तो जो दिल्ली में 22 नालों से निकलने वाला अनौपचारिक जो सीवेज है और जो औद्योगिक कचरा है उसको माना जा रहा है। जो नजफगढ़ और जो शाहदरा हैं जैसे प्रमुख नाले नदी में भारी मात्रा में प्रदूषक जो है वो डाल रहे हैं। इसके अलावा जो फास्फेट युक्त डिटर्जेंट हुआ या फिर जो अन्य रसायन हैं उनके कारण नदी में जहरीली झाग जो है उसकी समस्या बढ़ रही है। जो मॉनसून है उसके कारण जल का प्रवाह में जो है कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम करने में अपर्याप्त रहा। और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि जो अनौपचारिक सीवेज है, जो औद्योगिक अपशिष्ट और जो अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति है इस समस्या को और भी गंभीर जो है इस समय पर बना रही है। यमुना की सफाई के लिए जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि जो NGT है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश जारी किए हैं, लेकिन इनका जो अनुपालन है वो अभी भी चुनौती बना हुआ है। जो विशेषज्ञ हैं वे बायोडेमेशियंस जो है सख्त औद्योगिक नियम और जो जन जागरूकता अभियान जैसे उपायों की भी सलाह दे रहे हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है उसकी स्थापना और उन्नयन के बारे में जाने तो दिल्ली में जो है यमुना में गिरने वाले जो 22 नाले हैं उनकी अनौपचारिक जो सीवेज है उसके प्रवाह को रोकने के लिए अधिक क्षमता वाले और जो आधुनिक STP हैं उनकी स्थापित करने की आवश्यकता है। जो कि जो मौजूदा STP है उसको पूरी जो क्षमता है उससे संचालित करना और जो उनकी दक्षता है उसको भी बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो जो दिल्ली है वहाँ पर जल बोर्ड ने कुछ नए STP स्थापित किए हैं, जैसे कि कोरानेसल पिलर या फिर जो STP जो, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभाव जो है अभी इनका दिखाई नहीं दे रहा। नालों का उपचार जो नजफगढ़ और शाहदरा हैं और जो अन्य प्रमुख नालों हैं उनके लिए जो है यमुना में मिलने से पहले जो उपचारित करना, नालों में बायो जो रेमिडेशन है उसकी तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि बैक्टीरिया आधारित उपचार हुए या फिर जो प्रदूषक हैं उनको जो है वो कम कर सकता है। अगर औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण देखें तो जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे निकलने वाले जो रासायनिक और जहरीले अपशिष्ट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए
सख्त नियम लागू करना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको नियमित निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई करनी जो है वो चाहिए, जिससे कि जो यमुना का जल स्तर है या फिर जो यमुना के जल में प्रदूषकों की संख्या बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। जो फास्फेट मुक्त डिटर्जेंट है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो फास्फेट युक्त डिटर्जेंट है नदी में झाग की समस्या जो है उसको बढ़ाते हैं। पर्यावरण जो अनुकूलन है डिटर्जेंट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान हुए या फिर कोई भी नियम जो है वो लागू किए जा सकते हैं। जो जल प्रवाह है उसमें सुधार, यमुना में जो है नियमित जल प्रवाह बनाए रखने के लिए बैराज और जो जलाशय हैं उनसे पानी छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो मानसून है उसके बाद भी नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को जो है सुनिश्चित करना चाहिए। जन जागरूकता और अगर सामुदायिक भागीदारी देखें तो स्थानीय समुदायों को यमुना की सफाई में शामिल करना, जैसे कि नमामि गंगे जैसे जो अभियान हैं उनकी तर्ज पर स्वयंसेवी कार्यक्रम, स्कूल और जो कॉलेज हैं उनमें पर्यावरण की शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता को बढ़ाना। और अगर कचरा प्रबंधन देखें तो जो नदी तट हैं उन पर ठोस कचरे हुए जैसे कि प्लास्टिक हुआ, पूजा की सामग्री हुई, इनके निपटान के लिए जो है कचरा संग्रहण और जो रिसाइकलिंग है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। नदी में कचरा डालने पर जो है सख्त जुर्माना और निगरानी रखनी चाहिए। निगरानी और कानून कार्रवाई देखें तो जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। प्रदूषण की जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसके लिए सेंसर हुए या फिर जो डाटा का विश्लेषण है उसकी प्रणाली को स्थापित करना, हरित पट्टी और जो वेटलैंड्स हैं उनका निर्माण, जो यमुना के किनारे पर वेटलैंड्स और हरित पट्टियां हैं उनका निर्माण करना जो कि प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करने में मदद करते हैं। उदाहरण देखें तो जो यमुना है उसमें बायोडायवर्सिटी पार्क जैसे कि प्रोजेक्ट को और भी विस्तार देना चाहिए। कृषि अपवाह नियंत्रण, खेती में उपयोग होने वाले जो रासायनिक उर्वरक हैं या फिर जो कीटनाशक हैं उनके अपवाह को कम करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अगर चुनौतियों को देखें तो विभागों के बीच में जो समन्वय है उसकी कमी, अपर्याप्त धन और तकनीकी संसाधन, जन जागरूकता और जो भागीदारी है उसमें कमी भी देखने को मिलती है। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है यूरोपीय संघ ने जो रोसनेफ्ट जो समर्थित क्रूड जो रिफाइनरी है नायरा एनर्जी उस पर प्रतिबंध की घोषणा की है। यूरोपीय संघ जो है यानी कि जो EU है उसने 18 जुलाई 2025 को रूस के खिलाफ अपने जो 18वें प्रतिबंध हैं पैकेज की घोषणा की है, जिसमें गुजरात के जो वाडिनार है उसमें स्थित नायरा जो एनर्जी रिफाइनरी है उसको निशाना बनाया गया है। इस रिफाइनरी में जो रूसी तेल है उसकी कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है, जो कि EU का उस पर आरोप है कि जो नायरा एनर्जी है वह रूसी कच्चे तेल को परिष्कृत कर डीजल और जो जेट ईंधन जैसे उत्पादों को यूरोप में निर्यात करती है, जिससे रूस को जो है अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व प्राप्त होता है। जो प्रतिबंध हैं उनके तहत जो नायरा एनर्जी यूरोप को पेट्रोल और जो डीजल हैं उस जैसे उत्पाद निर्यात जो है वो नहीं कर सकेगी, और इसकी जो परिसंपत्ति है इसकी जो जब्ती व जो अधिकारियों की यात्रा है उस पर भी रोक जैसे उपाय लागू हो सकते हैं। साथ ही में जो रूस से तेल के परिवहन में शामिल भारतीय ध्वज वाले जहाज हैं उन पर भी कार्रवाई संभव है। EU ने जो है रूसी कच्चे तेल की अधिकतम कीमत को $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 प्रति बैरल जो है वो कर दिया है, ताकि रूस की आय को जो है कम किया जा सके। भारत ने इन प्रतिबंधों को एक तरफा
और दोहरे मापदंड वाला बताते हुए खारिज कर दिया है। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उसने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर लगाए गए जो प्रतिबंध हैं उनको नहीं मानता। भारत ने ईयू के इस कदम की आलोचना की है, जिसे ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड का उदाहरण जो है वो बताया जा रहा है। और आज की हमारी लास्ट और जो तीसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है न्यायमूर्ति जो वर्मा हैं, उसने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके उसके ऊपर जो लगने वाला अभियोग है उसकी रिपोर्ट जो है उस पर जांच को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके अपने खिलाफ जो 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति है उसकी रिपोर्ट को चुनौती दे दी है। यह मामला उनके दिल्ली जो स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें दमकल विभाग को भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी। जांच समिति ने 10 दिन की जांच और 55 जो गवाह हैं उनके बयानों के आधार पर 3 मई 2025 को अपनी 64 पेज की रिपोर्ट जो है तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी थी, जिसमें न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ गंभीर निष्कर्ष निकाले गए और महाभियोग की सिफारिश जो है वो की गई। जो न्यायमूर्ति वर्मा है उसने याचिका में दावा किया है कि उन्हें जो है निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और जांच प्रक्रिया जो है वो जल्दबाजी और जो पूर्वाग्रह हैं उससे ग्रस्त थी। कोई भी औपचारिक शिकायत जो है वो दर्ज किए बिना जांच शुरू की गई और संवैधानिक जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 और 218 का जो है वो उल्लंघन हुआ है। नकदी के स्वामित्व और जो वैधता की जांच जो है वो नहीं की गई और उनकी जो सफाई है उनको मीडिया में रिसाव होने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मांग की है कि 3 मई 2025 की जो जांच रिपोर्ट है और उसके आधार पर शुरू की गई महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको रद्द किया जाए। यह याचिका जो है संसद के मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू जो है वो की जाएगी। इससे ठीक पहले जो है दायर की गई, जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी जो है वो की गई है। घटना और जांच का आरंभ जो है 14 मार्च 2025 को दिल्ली में जो न्यायमूर्ति वर्मा हैं उनके सरकारी आवास पर जो है उसमें आग लग गई थी, जिसके कारण जो दमकल विभाग है उसने मौके से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की थी। जिसके बाद जो है इसके बाद जो है उसमें यह संदर्भ या फिर उन पर जो है वो कार्रवाई की गई। जांच समिति का गठन हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना उनके निर्देश पर जो है 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और 1 सेवानिवृत्त जज जो हैं वे तीनों शामिल थे। अगर यह समिति जो है इसका उद्देश्य आग की घटना, नकदी के जो स्रोत हैं या फिर जो न्यायमूर्ति वर्मा हैं उनकी भूमिका की जांच करना था। जांच का आधार माने तो याचिका के अनुसार कोई औपचारिक शिकायत जो है वो दर्ज नहीं की गई और जांच अनुच्छेद 124 और जो अनुच्छेद 218 है उसके तहत औपचारिक प्रक्रिया के बिना शुरू की गई, जिसे न्यायमूर्ति वर्मा ने नियमों का उल्लंघन बताया। और अवधि और दायरा देखें तो जो समिति है इसने 10 दिनों के भीतर जो अपनी जांच है उसके पूरा किया था। इस दौरान जो है 55 गवाहों ने बयान दर्ज किए गए, जिसमें न्यायमूर्ति जो वर्मा हैं उनके आवास के कर्मचारी, जो दमकल कर्मी हैं और जो अन्य संबंधित व्यक्ति हैं वे सब शामिल हैं। अगर प्रक्रिया देखें तो समिति ने आग की जो घटना है या फिर वहां से जो नकदी बरामद हुई थी और उनसे संभावित जो स्रोत हैं उनकी जांच की और न्यायमूर्ति वर्मा को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन उनकी याचिका के अनुसार यह अवसर जो है अपर्याप्त और औपचारिकता मात्र था।
समिति ने नकदी का जो स्वामित्व है और जो वैधता है उसकी गहन जांच नहीं की और वर्मा के जो दावे हैं कि उनकी नकदी उनकी नहीं थी या वैध स्रोत जो हैं से थी को बिना ठोस सबूतों के खारिज कर दिया गया है। जो न्यायमूर्ति वर्मा हैं उनकी आपत्तियां देखें तो निष्पक्षता का अभाव। वर्मा ने दावा किया है कि जांच जल्दबाजी में और पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, उन्हें उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और उनके जो साक्ष्य हैं उनको नज़रअंदाज जो है वो किया गया। प्रतीकात्मक जो अनियमितता है उसको देखें तो जांच जो है बिना किसी औपचारिक शिकायत और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके पालन के शुरू की गई रिपोर्ट का अगर रिसाव देखें तो जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष मीडिया में लीक हो गए, जिससे उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको भी नुकसान पहुंचा है। हम जो है आगे भी द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उन्हें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।